Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shah GE Academy. Dear first year accounting students, अस्सलामु अलैकुम बेटा। चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज़ के बारे में, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्लोजिंग एंट्रीज़ और ओपनिंग एंट्रीज़ होती क्या हैं, इनका डिफरेंस हमने पढ़ा था। इसके बाद लेक्चर 2 में हमने आपके साथ एग्जाम्पल सॉल्व की थी क्लोजिंग एंट्रीज से रिलेटेड, और लेक्चर 3 में भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। प्रॉब्लम 1 और 2 क्लास में किया था, जबकि प्रॉब्लम 3 होमवर्क दिया था आपको, जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्लोजिंग एंट्रीज ही मांगी गई थी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, और लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इज़ वन ऑफ 3 ट्रायल बैलेंसेस। ओवरऑल हमारे पास 3 तरह के ट्रायल बैलेंस होते हैं, जिसमें से एक ट्रायल बैलेंस हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। 2 जो ट्रायल बैलेंसेस हैं वो हम पढ़ चुके हैं। कौन से 2 थे? द अदर आर एडजस्टेड एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंसेस। सबसे पहले हमने जब जर्नल बनाते थे, जर्नल लेजर के बाद जो है लेजर बनाते थे, हम उस लेजर को देखते हुए हम एक ट्रायल बैलेंस बना रहे होते थे, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 3। तो बेटा वो जो ट्रायल बैलेंस होता है, वो हमारा जो स्टार्ट में ट्रायल बैलेंस हम बना रहे होते हैं लेजर की मदद से, वो हमारा कहलाता था अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हमने आकर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा एडजस्टिंग एंट्रीज़ कि कुछ इनकम और एक्सपेंसेस हमारे ड्यूरिंग द ईयर जो है वो जनरेट हो चुके होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट करने के लिए हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाते थे, और उन एडजस्टिंग एंट्रीज़ को बनाने के बाद हम दोबारा से अपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करते थे, जिसे हम कहते थे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो जो लेजर से देख के ट्रायल बैलेंस बनाते थे स्टार्ट में, वो कहलाता था अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टिंग एंट्रीज़ के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनाते थे हम, वो कहलाता था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आज पढ़ेंगे हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। All 3 are used together. A post-closing trial balance is the final trial balance prepared before the new accounting period begins. ये हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस होता है, जो कि नया साल शुरू होने से पहले हम बना रहे होते हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हम क्लोजिंग एंट्रीज़ बना लेते हैं, तो क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाने के बाद हम बनाते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। Since only balance sheet account are listed on this trial balance, अब कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अब बैलेंस शीट के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैंने आपसे कहा कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाने के बाद बनाया जाता है। तो बेटा क्लोजिंग एंट्रीज़ में हमारे कुछ अकाउंट्स जो होते हैं वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं, यानी कि ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो वो कौन से अकाउंट्स होते हैं? वो इनकम होती है और एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस को हम क्लोज़ कर देते हैं, तो वो हमारे अकाउंट ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से अकाउंट बचते हैं? उसके बाद हमारे पास एसेट्स बचते हैं, लाइबिलिटीज़ बच जाती हैं, कैपिटल बच जाते हैं, जो कि हमारे बैलेंस शीट के आइटम हैं। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स को ही हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दे आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑर्डर। जिस तरह से हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, उसी ऑर्डर में हम अपना पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। स्टार्टिंग विद एसेट्स, यानी सबसे पहले हम अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो करंट एसेट्स हो या वो फिक्स्ड एसेट्स हो। इसके बाद हम अपनी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, और एट दी एंड सबसे आखिर में हम अपनी इक्विटी यानी कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाने के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसे हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि एसेट्स, इसके बाद लाइबिलिटीज़ और उसके बाद इक्विटी। अब आ जाते हैं हम अपने थ्योरी तो हमने पढ़ ली, डिस्कस कर ली। अब प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आता है। तो बेटा ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास पेपर से रिलेटेड है, 2013 में ये आया था आपके पास। अकाउंट बैलेंसेस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ जुल्फ़िकार एंड कंपनी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जून 30, 2012 एज फॉलोज। जुल्फ़िकार एंड कंपनी का एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है यहाँ पर कुछ
एडजस्टिंग डेटा दिया गया है और आपके पास कुछ ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट बैलेंसेस दिए गए हैं इसमें हमारे पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की ओपनिंग है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, फर्नीचर है, ड्राइंग है, परचेजेस, सैलरीज एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस। ये हो गई हमारी डेबिट साइड। इसी तरह से हमें कुछ क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, यानी हमारी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड हमें बताई जा रही है कि नोट पेबल है 20,000, अनअर्न्ड कमीशन है 8,500, डेप्रिसिएशन जो है हमारा फर्नीचर का वो 9,000 है और जुल्फ़िकार का जो कैपिटल है वो है 4 लाख, सेल्स हमारी 3,86,000 रुपीज़ है। इसके बाद हमें कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज़ के लिए डेटा दिया गया है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन June 30, 2012। सबसे पहले कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर इन्होंने हमें निकाल कर दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बी है अनअर्न्ड कमीशन 6,000, सी है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, डी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ई है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। तो रिक्वायरमेंट में हमसे पहले ही रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने और बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 9 में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहाँ हम डिटेल में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना हमने पढ़ा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे। इसलिए हम आज इस लेक्चर में आपके साथ अगेन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हमने निकाल कर एज इट इज़ इसे यहाँ पेस्ट कर दिया है ताकि हम इसके आंसर्स जस्ट देख सकें कि हमारे पास क्या आंसर आया। क्योंकि हम पहले इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं इसलिए हम अगेन यहाँ पर इसे फाइंड आउट नहीं करें। सेकंड रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे आज। जुल्फ़िकार एंड कंपनी, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट आ गई, ये हमारे पास बैलेंस शीट आ गई। अब हम मेंशन करते हैं यहाँ पर जुल्फ़िकार एंड कंपनी बनाने जा रहे हैं हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। फॉर द ईयर एंडेड December 31 और हमारे पास जो है वो यहाँ पर June 30, 2012। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे June 30, 2012। कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं एज इट इज़, जिस तरह से हम ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स ड्रॉ करते थे सेम वही जो है हमारे कॉलम्स ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पर पर्टिकुलर का कॉलम, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, इसके बाद डेबिट और क्रेडिट के हम 2 कॉलम्स मेंटेन कर लेंगे। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा थ्योरी में भी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, यानी कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और इक्विटी है जस्ट वही हमारी पोस्ट क्लोजिंग में आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो इनकम और एक्सपेंसेस को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो यहाँ पर क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनाई थी, हमें रिक्वायरमेंट में मांगी गई थी बैलेंस शीट, तो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट से ही अपने जो है यहाँ पर डेटा पुट कर देते हैं। अगर हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगी जाती, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मांगा जाता है, तो फिर हम अपने यहाँ जो है डेबिट बैलेंसेस को देखेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस से अपना डेटा लेंगे और एडजस्टिंग एंट्रीज़ को भी देखेंगे कि हमारे पास क्या कोई यहाँ पर एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है तो प्लस माइनस हम कर देंगे। बट यहाँ पे हमें क्योंकि बैलेंस शीट गिवन है और हमें पता है कि बैलेंस शीट के आइटम्स ही पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अपने बैलेंस शीट से ही आइटम्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कैश जो कि है 59,500। कैश हमारा करंट एसेट्स होता है, डेबिट साइड पर आता है, तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं 59,500 हमारा कैश आ गया। इसके बाद कैश के बाद सेकंड हमारा एसेट है अकाउंट रिसीवेबल 73,000 रुपीज़।
इसके बाद है थर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2,40,000 रुपीज़। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 16,000। ये हमारे करंट एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में है फर्नीचर 45,000 रुपीज़। और फर्नीचर के बाद हमें इसका अलाउंस दिया गया है कि यानी हमारा जो फर्नीचर है वो डेप्रिशिएट हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है 13,500 से। तो बेटा जो अलाउंस होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर बैड डेट, ये हमारे कहलाते हैं कॉन्ट्रा एसेट। जिस तरह एसेट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, ये अकाउंट जो है वो क्रेडिट होते हैं। तो ये हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इससे भी ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर 13,500। इसके बाद लाइबिलिटीज़ पर आ जाते हैं। अब हमने अपने तमाम एसेट्स रिकॉर्ड कर लिए, अब हमने सेकेंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है। तो नोट पेबल है 20,000। नोट पेबल के बाद है हमारे पास अनअर्न कमीशन 6,000 रुपीज़। अनअर्न भी हमारी लाइबिलिटी होती है, यानी हमने कोई इनकम अगर एडवांस में रिसीव की होती है और वो हमारी अनअर्न कहलाती है। अनअर्न कमीशन ₹6,000। अनअर्न कमीशन के बाद है सैलरीज पेबल 14,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ लिखा सैलरीज पेबल 14,000 से रिकॉर्ड कर दिया है हमने इसे। सैलरीज पेबल के बाद अब हमारी यहाँ पर लाइबिलिटीज़ भी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम आ जाते हैं अपनी इक्विटी पर। तो इक्विटी में बेटा हमने कैपिटल को रिकॉर्ड करना होता है, और कैपिटल हम किस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पर कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ये फाइनल अमाउंट जो हमने यहाँ फाइंड आउट की हुई है, यानी कैपिटल हमारा 4 लाख था, उसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को और माइनस करते हैं ड्राइंग को। तो यहाँ पे 30,000 इस क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट था, जो कि हमने यहाँ इनकम स्टेटमेंट में निकाला, उससे हमने ऐड कर दिया और लेस कर दिया हमने अपनी ड्राइंग की वैल्यू को, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 15,000 रुपीज़। तो कैपिटल हम यहाँ पर डायरेक्ट किस अमाउंट से पुट करेंगे? कैपिटल हम यहाँ पर अपनी टोटल ओनर इक्विटी यानी कि 3,80,000 से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेट प्रॉफिट और ड्राइंग जो है वो हम यहाँ पर नहीं मेंशन करते, क्योंकि प्रॉफिट हमारी इनकम होती है और ड्राइंग को भी हम क्लोज कर देते हैं। 3,80,000। अब हम टोटल करेंगे अपनी बोथ साइड्स का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड पर है हमारे पास 59,500 कैश, 73,000 अकाउंट रिसीवेबल, 2,40,000 मर्चेंडाइज, 16,000 प्रीपेड इंश्योरेंस और 45,000 हमारे पास जो है वो फर्नीचर है। तो हमारा जो टोटल आ जाएगा बेटा वो है हमारा 4,33,500 रुपीज़। इसी तरह से अब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 13,500 डेप्रिसिएशन के हैं,
20,000 नोट पेबल है, 6,000 हमारा अनअर्न्ड कमीशन है और 14,000 सैलरी पेबल और कैपिटल जो है हमारा वो है 3,80,000 रुपीज़। तो यहाँ हमारे पास टोटल आ गया 4,33,500। यहाँ पर हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एक्यूरेट है। ट्रायल बैलेंस हमें अपनी हमारी एंट्रीज़ की एक्यूरेसी बता रहा होता है कि हमारा जो डेटा है वो सही है या कोई ना कोई इसमें मिस्टेक है। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं आता, यानी डेबिट और क्रेडिट में अगर कोई डिफरेंस आ जाए, इसका मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब आ जाते हैं, हमने बात कर ली अपने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो आएगा ओपनिंग एंट्रीज़। तो बेटा ओपनिंग एंट्रीज़ हमारी सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ओपनिंग एंट्रीज़ हमारी स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी हमारे बिगनिंग पर बनाई जाती हैं, बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओपनिंग एंट्रीज में हम बैलेंस शीट के ही आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को और इक्विटी को। जिस तरह हम क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाते थे तो क्लोजिंग एंट्रीज़ में हमने क्या कहा कि हम अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो भी हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं यानी एक्सपेंसेस नॉर्मली डेबिट हो रहे होते हैं तो क्लोज करने के लिए उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग एंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। ओपनिंग एंट्रीज़ में बेटा हम तमाम एसेट्स को जो है डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरह वो रिकॉर्ड होते हैं। हमारे तमाम एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड पर, चाहे वो करंट एसेट्स हों या वो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हों। तमाम एसेट्स को हमने डेबिट पर ही रिकॉर्ड करना है। इसके बाद हमने क्या करना है? सेकंड, हमने अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, अनअर्न्ड कमीशन, ये तमाम हमारी क्या है? लाइबिलिटीज़ हैं। इन्हें हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और एट दी एंड हम अपना कैपिटल अमाउंट को भी क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट और क्रेडिट का हम डिफरेंस निकाल कर भी अपना कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हम इस तरह से नहीं निकाल रहे अपना कैपिटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एसेट्स का टोटल बन जाता है 3,80,000 और हमारा लाइबिलिटी का टोटल है 2,80,000, तो हम क्या करेंगे? हम अपने इस टोटल में से, एसेट के टोटल में से लाइबिलिटी के टोटल को लेस कर देंगे। हमारे पास अमाउंट क्या आ गई? 1 लाख। तो हमारा कैपिटल कितना आ जाएगा? 1 लाख। एक तो हमारा ये तरीका है कैपिटल निकालने का। दूसरा हमने क्या करना है, अगर हम इस तरह से डेबिट और क्रेडिट को नहीं ले रहे तो हमने क्या करना है? कैपिटल की अमाउंट में अपने नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है और लेस कर देना है ड्राइंग को। तो भी हमारे पास कैपिटल की अमाउंट वही आएगी जो हम डेबिट और क्रेडिट को लेस करने के बाद निकालेंगे। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। एक ही अमाउंट आएगी, जिस तरह हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं कि कैपिटल में से नेट प्रॉफिट को हमने ऐड करना होता है और ड्राइंग को हमने लेस करना होता है, तो वही हमारा कैपिटल की फ़ाइनल अमाउंट होती है। जहां इस तरह जो हमने क्वेश्चन में कैपिटल की अमाउंट 3,80,000 पुट की थी, इसी तरह जब हम ओपनिंग एंट्रीज़ बनाएंगे तो वहाँ भी हम कैपिटल की अमाउंट क्या पुट करते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन की ओपनिंग एंट्री बना रहे होते तो हम ओपनिंग एंट्री में 3,80,000 ही पुट कर रहे होते। सो ये था बेटा आज का लेक्चर ओपनिंग एंट्रीज। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है प्रॉपर वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।